जनाब एनर्जी फ्रॉम द वाटर, ये रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। एनर्जी फ्रॉम द वाटर इज वेरी चीप। अब इसके फायदे क्या है? हाइड्रो का जो आपके फोसिल फ्यूल से आपको एनर्जी मिलती है, तो बंदा आपसे ये पूछ ले उसके डिसएडवांटेजेस क्या, तो लिख लोगे ना। पहला क्या, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा क्या था, भूल गए, इट प्रोड्यूसेस द हार्मफुल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर द वेस्ट गैसेस ऑफ द fossil fuels produce the harmful diseases such as nausea, headache, asthma, याद आया, लंग्स कैंसर। डिसएडवांटेजेस नहीं समझा? चौथा सुन लो, फॉसिल फ्यूल्स याद रखना, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। नहीं समझा? पोल्यूशन ही है ना, आपकी हवा गंदी हो जाएगी, आपका माहौल गंदा हो जाएगा, आपकी फिजा गंदी हो जाएगी, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता। नहीं समझ? ये 4 डिसएडवांटेज मैंने बोल दिए, इनको लिख लेना। एनर्जी फ्रॉम द वाटर, एनर्जी फ्रॉम वाटर पावर इज वेरी चीप। अब इसके फायदे क्या है? जो वाटर पावर से एनर्जी आपको मिलती है वो सस्ती होती है, और दूसरी बात पानी दरियाओं में पैदा होकर आलूदगी पैदा होती है उससे। इट इज पोल्यूशन फ्री एनर्जी। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एट सूटेबल प्लेस। कभी डैम देखा ऊंची जगह पे होता है, ऊंचा, सुन रहे हो? तो डैम्स बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, तामीर किए जाते हैं एट सूटेबल लोकेशंस। किस पर? मुनासिब जगहों पे, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। डैम्स सर्व मेनी पर्पसेस। जो डैम्स होते हैं वो बहुत सारे मकासद को पूरा करते हैं। सर्व का मतलब पूरा करना, ये हमारे काम आते हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल द, अब देखें समझ आया? तो पहली बात क्या, वाटर एनर्जी जो है, एनर्जी फ्रॉम वाटर जो है वो पहली बात तो क्या, चीप है, सस्ती है। पाकिस्तान में यार महंगी है, सस्ती है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है ना। नहीं समझ आ? दूसरा क्या जी, पहली बात तो सस्ती है, और दूसरी बात क्या, ये पोल्यूशन फ्री एनर्जी है। नहीं समझ आ? तीसरा रीन्यूएबल, चीप है, नो, रीन्यूएबल है, और पोल्यूशन फ्री है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, माहौल दोस्त एनर्जी है। तो जनाब जो डैम्स होते हैं जिनसे आप हाइड्रो पावर हासिल करते हैं, इसको हाइड्रो पावर भी करते हैं, वो क्या करते हैं, दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स बाय स्टोरिंग द वाटर। डैम पानी को क्या कर लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, और सैलाब नहीं आने देते। तो दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स, ये क्या करते हैं, ये सैलाबों को काबू करने में हमारी मदद करते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन द डैम, वो पानी जो डैमों में महफूज होता है, इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, वो आबपाशी में इस्तेमाल होता है, फसलों को दिया जाता है, फसलें अच्छी होती है। एंड ऑल्सो टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ये बेनिफिट्स ऑफ डैम्स है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डैम्स? तो क्या, डैम्स कंट्रोल द फ्लड्स, ठीक है, डैम्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, फिर डैम्स आर यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। डैम जो है वो बिजली के पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं बगैर पैदा किए माहौलियाती मसाइल, बगैर पैदा किए माहौलियाती मसाइल। डैम्स इस्तेमाल होते हैं बिजली पैदा करने के लिए। तो हाइड्रो पावर के बेनिफिट्स मैंने गिनवा दिए। पहला क्या था, चीप है, दूसरा क्या था, रीन्यूएबल है, तीसरा क्या था, पोल्यूशन फ्री है। नहीं समझ आया? तीन का भी है? नहीं नहीं बोलो, चलो ठीक है। लो जी, एनर्जी फ्रॉम द सन, सूरज से एनर्जी, लगाओ सोलर पैनल्स, लगाओ सोलर सेल्स। अच्छा एक सवाल पूछूं, जवाब दोगे? नहीं? चले देखते हैं। विंड फार्म की डेफिनेशन मैंने दे दी थी, चलो सोलर सेल की डेफिनेशन देख लो। क्या, ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स द सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल। सोलर पैनल क्या होता है? सोलर, तो बेटे ए पैनल विच इज फॉर्म बाय वायरिंग अप ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स, बहुत सारे
सोलर, एक सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। अब बहुत सारे सोलर सेल्स को जब आपस में तारों के जरिए से जोड़ दिया जाता है, जैसे बहुत सारी विंड मिल्स को आपस में जोड़ के विंड फार्म बनाया जाता है, तो फिर आपको ज्यादा बिजली मिलती है। इसी तरह बहुत सारे सोलर सेल्स को आपस में जोड़कर क्या किया जाता है, एक बड़ा पैनल बना दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सोलर पैनल। हर साल बिजली पैदा करेगा और तमाम की बिजली, जैसे एक फैक्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं, नहीं करते, हर बंदा कोई ना कोई काम करता है, उन तमाम का काम इकट्ठा होकर आपको एक चीज मिलता है, सही है। तो बहुत सारे सोलर सेल्स बिजली पैदा करते हैं, उन तमाम की बिजली को इकट्ठा करके आपको टोटल बिजली मिलती है, सही है ना। तो ये वो कह रहे हैं कि पैनल विच इज फॉर्म्ड बाय वायरिंग अप, वायरों के तरीके से जोड़कर ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स, बहुत बड़ी तादाद में सोलर सेल्स को जोड़कर टुगेदर आपस में इकट्ठे इस कॉल्ड सोलर पैनल। प्रॉब्लम नहीं बोलते क्यों नहीं आ जाओ फिर। तो जनाब एनर्जी फ्रॉम द सन, इसे हम कहते हैं सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, पहले इसको पढ़ो, देखो इस पे लगी होती है एल्यूमिनियम की फॉइल यहाँ पे, और इसके ऊपर एक लगा होता है शीशा, और सुन रहे हो, सूरज की रोशनी ऊपर आकर टकराती है, उससे क्या होती है, एल्यूमिनियम की फॉइल गर्म होती है, और एल्यूमिनियम की फॉइल के नीचे कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, कॉपर की नालियां होती है, नालियां। कभी डीप फ्रिज के पीछे देखा नालियां का जाल होता नहीं होता, इस तरह की नालियां ये कॉपर की, इनके अंदर क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, जब एल्यूमिनियम की शीट गर्म होगी तो क्या ये तांबा गर्म नहीं होगा, तांबा गर्म होकर जिसके अंदर पानी मौजूद है उसको गर्म नहीं करेगा, बोलते क्यों नहीं हो, करेगा ना। यहाँ नीचे लगा होता है एक पंप, बिजली से चलने वाला, ये क्या करता है, जो पानी यहाँ पे गर्म होता है उसको खींच के नीचे ले आता है, और जो ठंडा पानी होता है उसको ऊपर भेज देता है। इस तरह आपको ऊपर से क्या मिलता है, गर्म पानी, सूरज से आप पानी गर्म कर रहे हैं, कोई गीजर लगाने की जरूरत नहीं है। तो गर्म पानी आप यूज कर रहे होते हो, ठंडा पानी का, यहां से कूल्ड वाटर आप दाखिल भी कर रहे होते हो, समझ आया। ये आपकी छतों पे लगा हुआ होता है, बात समझ आई। लेकिन बच्चे इंशाल्लाह आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पाइप है ना, आप इसे अपने घर की दीवारों के अंदर फेर सकते हो। जो गोरे हैं ना बाहर के ममालिक के, उन्होंने क्या किया होता है, घर की सारी दीवारों में ये गर्म पानी का पाइप फेरा हुआ होता है। हाँ जी, जैसे आपका एसी नहीं होता, लाइक दैट। तो इस तरह पूरे घर की दीवारों से क्या निकल रही होती है, हीट, घर अंदर से गर्म होता है। हालांकि बाहर बर्फ पड़ रही होती है, पर अंदर से घर क्या होता है, गर्म होता है, बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग सिस्टम। तो वो फिर पानी नहीं फेरेंगे ना, पानी पाइपों में, फिर ठंडा पानी फेरेंगे, ठीक है, इशू के। तो अभी देख लेते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द सन, कहता है सोलर एनर्जी इज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, ये रीन्यूएबल है, ठीक है, एंड इज यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। मैंने पहले बताया था कि आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तो पहली बात, सोलर एनर्जी इज रीन्यूएबल, ठीक है, दूसरा पोल्यूशन फ्री, और तीसरा चीप, सस्ती है। नहीं समझ आया। सनलाइट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट इन एनी वे, द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स। ये सूरज की रोशनी जो है ना, ये आखिरी जरिया है फिर ऑफ लाइफ, जिंदगी का, ऑन द जमीन पर। वी आर डिपेंडेंट ऑन सन, हम डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या, हम मोहताज है सन, सूरज के, फॉर ऑल अवर फूड एंड फ्यूल्स, अपने तमाम खुराक के लिए और अपने ईंधन के लिए। अगर रोशनी नहीं होगी, पौधे पैदा होंगे, पौधे खुराक बनाएंगे। सो इफ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड, अगर हमें कोई मुनासिब तरीका मिल जाए टू यूज, इस्तेमाल करने का, ए फ्रैक्शन, आप खुद बताओ, इफ वी फाइंड ए सूटेबल मेथड टू यूज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, टुकड़ा, सारी नहीं। सूरज से जो रोशनी जमीन तक आ रही है, अगर हम उसका कुछ हिस्सा इस्तेमाल करने का कोई जरिया ढूंढ लें, कुछ हिस्सा, सुन रहे हो, if we find a suitable method to use a fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough. फिर वो क्या होगी, काफी होगी to fulfill, पूरा करने के लिए, अवर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स,
हमारी तबाही की जरूरियात को, हमारी गाड़ियां भी किस पे चलेंगी? सोलर एनर्जी। नहीं समझ? क्लियर हो गया? अब आड़ के चल रही सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम को बंदा पेपर में इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी मैंने बता दी है आपको, चीप है, पोल्यूशन फ्री है, रीन्यूएबल है। क्लियर हो गया? नहीं समझ आया? अब जनाब सोलर हीटिंग सिस्टम की वर्किंग आपसे पूछी जाएगी। पहली बात दिमाग में बिठा लो, जब भी सोलर हीटिंग सिस्टम पे नोट लिखो तो आपने कहना है, यहां से शुरू करना है, ए सोलर हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। इस पे ये चीज सबसे पहले लिखी। नंबर 1, रटालाइजेशन नहीं, कितने से होते हैं? 3। पहला क्या होगा? कलेक्टर। पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? स्टोरेज डिवाइस। और तीसरा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब गौर से सुनना, ये जो ऊपर लगा हुआ ना, ये कलेक्टर है। ये रोशनी को कलेक्ट करके पानी गर्म करेगा। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? समझ आ गया? गर्म पानी यहाँ पे क्या होगा? स्टोर होगा। और बाकी जो सिस्टम है, नालियों के निजाम उससे क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा एनर्जी को। तो फिगर नंबर 6.21 शो द सोलर सिस्टम। शक्ल बना सकते हैं? नहीं बना सकते? जल्दी जल्दी ऐसे 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 करना है बस। 2 डब्बे बनाने हैं, इसके ऊपर क्या देना? ग्लास है, इसके अंदर क्या करना? यूं बना देना। समझ आ गया? ये क्या? कॉपर की ट्यूब्स है, इसके ऊपर एक शीट लगी होती है, एल्यूमिनियम की शीट। समझ आया नहीं है? आगे यहां से सीधा नीचे लाके एक पाइप लाना है, यूं करके लाके क्या करना है? अंदर फिर इसको ड्रिंक पड़ेंगे, यहाँ बाहर निकाल के यहाँ पे पंप लगा दिए, वापस इधर जाकर जोड़ दिए। नहीं समझ आया? फिर यहाँ इसके गिर्द क्या बना देना? एक पाइप लगा देना और इसको बंद कर देना। नीचे से भी एक पाइप आएगा यूं करके, और ये क्लोज हो गया। और यहां से सीधा एक पाइप नीचे ले जाओ, बेशक यहां पे टूटी लगा दो। नहीं समझ आया? बस सिंपल, कुछ ज्यादा बड़ी डिटेल्स। और ऊपर अगर छत बनानी है तो यूं करके रूफ का भी इशारा दे देना। इसकी प्रैक्टिस कर लेना और 30 सेकंड से ज्यादा इस पिक्चर को नहीं देना। ठीक है? ट्यूब्स के नाम, ये सारा कुछ लिख लोगे। हॉट वाटर, ये एक्सचेंजर है, ये एक्सचेंजर जिसमें हीट एक्सचेंज हो रही है। शोज द सोलर कलेक्टर मेड अप ऑफ ग्लास पैनल्स। समझ आ गया? शीशे की स्लैबें होती हैं, उसके तख्ते होते हैं, ओवर द ब्लैंक मेटल प्लेट्स। किसके ऊपर? खाली मेटल की शीटों पर। ठीक है? द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सनलाइट। जो मेटल, जो कि एल्यूमिनियम है, उसकी प्लेट्स क्या करती हैं? सूरज की रोशनी को जज़ब करती हैं। ठीक है? द प्लेट्स एब्जॉर्ब द सन's एनर्जी। सुन रहे हो? विच हीट्स ए लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर। क्लियर हो गया? स्टेप बाय स्टेप। सबसे ऊपर क्या? पैनल्स ऑफ द ग्लास, उसके नीचे क्या? मेटल की शीट्स जो सूरज से रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगी, और उसके नीचे मौजूद जो पाइपों में लिक्विड है उसको करेंगी? हीट करेंगी एट द बैक ऑफ कलेक्टर। द हॉट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग। अब इसको पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? वॉशिंग, कपड़े धोने में, हीटिंग, घर को गर्म करने में। बस इतनी सी बात है। द बिल्डिंग। ठीक है? सोलर एनर्जी इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स। अब ये इसके यूजेस आ गए। सोलर एनर्जी सोलर कुकर्स में, अब ये बिजली से, सूरज की रोशनी से कुकर चलते हैं, खाना पकाते हैं। सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स, वो क्या करते हैं? पानी की सफाई करते हैं। ठीक है? सोलर पावर प्लांट्स, उससे बिजली पैदा होती है। नहीं समझ आया? तो ये बच्चे इसके यूजेस हैं सोलर एनर्जी के। यहां तक आपका सोलर हीटिंग सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया। द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज नॉट न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। However, its use in the houses and offices as well as for commercial and industrial purposes is quite recent। लेकिन ये जो घरों में, ऑफिसेज में और जगहों पर, यानी इंडस्ट्रीज में जो इसका इस्तेमाल है, ये अब नया है, ये हालिया ही है। कंप्लीट सोलर हाउसिंग सिस्टम आर सक्सेसफुली यूज्ड। जो पूरे घर को गर्म करने वाले सोलर हाउसिंग सिस्टम है, वो बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन द एरिया, ऐसे इलाकों में विद ए मिनिमम अमाउंट ऑफ सन शाइन इन विंटर। ऐसे इलाकों में जहां पे सूरज की जो रोशनी है सर्दियों में बहुत कम होती है, वहां पे भी बेटा ये सिस्टम यूज हो रहे हैं। ये हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब यहां से सोलर हीटिंग सिस्टम यहां से शुरू करके आखिर तक खत्म कर दें। क्लियर हो गया?
या नहीं? सोलर सेल्स, ये सूरज की रोशनी से चलने वाली एक गाड़ी है, देख रहे हो? अब तो बड़ी मजे की आ गई है, तो ये पहले पुरानी है, अब तो नहीं आ गई। 4 बंदे बैठ सकते हैं उसमें, एक बंदा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर सेल्स। तो जो सूरज की रोशनी, आप उसे प्राय रास्त बिजली में बदल सकते हैं बाय यूजिंग द सोलर सेल। ए सोलर सेल इज आल्सो कॉल्ड द फोटो सेल, उसको फोटो सेल भी कहते हैं। इज मेड फ्रॉम द सिलिकॉन वेफर, ये सिलिकॉन के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए होते हैं। वेफर किसको कहते हैं? बिस्किट कभी देखे या चिप्स जो खाते हो आप, उसके वो वेफर्स होते हैं, उनको वेफर्स कहते हैं, ठीक है। तो छोटे से टुकड़े से व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल, जब अब ये यहां से बता रहे हैं, इसकी वर्किंग बता रहे हैं। यहां से डेफिनेशन देके कोई बंदा वर्किंग पूछे तो आपने ये कह देना वर्किंग क्या है सोलर सेल की। कैसे बताओगे? व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द सोलर सेल इट कन्वर्ट्स द लाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। बस आगे उसके यूजेस आगे। सोलर सेल्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस एंड टॉयज, समझ आ गया? लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर वायर्ड टुगेदर, उनको आपस में तारों की तरह जोड़ दिया था टू फॉर्म द सोलर पैनल। सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड द पावर टू टेलीफोन बूथ्स। कभी आपने देखा हो कि हमारे मुल्क में तो नहीं है, लेकिन मैंने बाहर के ममालिक में अपने मूवीज में भी देखा होगा कि एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होता है, फोन करने के लिए इसमें सिक्का डालते हैं और फोन कर लेते हैं, उन्हें फोन बूथ्स कहते हैं, ठीक है। तो उनको किसके जरिए से? सोलर पैनल पर लगा होता है और उस फोन को एनर्जी दे रहा होता है। इसी तरह आजकल आप अपने जो हाईवेज हैं उन पे आप देखें, जो लाइट्स लग रही हैं आजकल नई, ऊपर एक सोलर पैनल होता है और वो नीचे बैटरी और वो रोशनी दे रही होती है। क्लियर हो गया? तो सोलर पैनल्स कैन प्रोवाइड पावर टू द टेलीफोन बूथ्स। लाइट हाउसेस, लाइट हाउस क्या होता है? समंदर के किनारे ना बड़े ऊंचे ऊंचे मीनार होते हैं और उनके ऊपर एक टॉर्च सी लगी होती है जो क्या करती है, जो आने जाने वाले हवाई जहाजों को बताती है कि दिस इज द, यहाँ पे जी वो साहिल है और उनको रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं लाइट हाउसेस। क्लियर हो गया? लाइटें मारते हैं ना बस। तो सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू पावर द, क्या जी, पहली बात तो टॉयज थे, कैलकुलेटर्स थे, फिर फोन बूथ्स आ गए, फिर लाइट हाउसेस आ गए, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स। अब ये कहाँ पे होते हैं? खला में। सैटेलाइट वाला पढ़ा है ना? तो सैटेलाइट के अंदर क्या होता है? स्पेस रिसर्च सेंटर होता है, ठीक है। तो कभी आपने देखा हो जो सैटेलाइट होता है उसके पार होते हैं बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, 2 लगे होते हैं ना, वो असल में सोलर सेल्स के पैनल्स होते हैं जो क्या कर सूरज की एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उससे आपका सारा सिस्टम वहां पे चल रहा होता है, बिजली आपको वहां पे मिल रही होती है। क्लियर हो गया? तो लाइट बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो छोटे नहीं होते। सोलर पैनल्स कहाँ गया यार? तो ये क्या करते हैं? आर यूज टू, सोलर पैनल आर यूज टू पावर द सैटेलाइट, सैटेलाइट्स को भी एनर्जी देते हैं, ठीक है। साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स को भी एनर्जी देते हैं, फूड बूस्ट को भी देते हैं, लाइट हाउसेस को भी देते हैं। सेवरल अदर मेथड्स टू ट्रैप सन रेज आर अंडर वे। बहुत सारे ऐसे मेथड्स अभी कहां पे अंडर वे हैं, उन पर काम हो रहा है, ठीक है। उन पर क्या हो रहा है? काम चल रहा है, जिससे रोशनी की शुआओं को आप कैद कर सके, ट्रैप कर सके और उससे क्या कर सके? फायदा उठा सके, ठीक है। तो इफ साइंटिस्ट कुड फाइंड, अगर साइंसदान मालूम कर सके, एन एफिशिएंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड, एक बहुत ही मुअस्सर एंड इनएक्सपेंसिव और सस्ता मेथड, तरीका टू यूज सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का, देन द पीपल, जो लोग हैं, वुड गेट, वो हासिल कर लेंगे क्लीन लिमिटलेस एनर्जी, उन्हें साफ एनर्जी मिलेगी, लामहदूद एनर्जी मिलेगी। एज लॉन्ग एज द सन कंटिन्यूज टू शाइन, जब तक सूरज चमकता रहेगा तब तक एनर्जी मिलती रहेगी, चाहे फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाए। क्लियर हो गया? आ जाओ भाई, विंड एनर्जी। तो मैंने कहा था मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, याद आया? तो विंड हैज बीन यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज, ये कई सदियों से इस्तेमाल हो रही है। पहले हवाई चक्कियां होती थी। इट हैज पावर्ड सेलिंग शिप्स, ऐसा ही है, इसने तैरते हुए जहाजों को धक्का लगाया, ताकत दी है अक्रॉस द ओशंस, समंदरों पर। इट हैज बीन यूज्ड, इस्तेमाल होती रही है, बाय द विंड मिल्स, हवाई चक्कियों में, बाय टू ग्राइंड ग्रेन एंड पंप वाटर, दाने पीसने के लिए और पानी को
पंप करने के लिए, खींचने के लिए, सुन रहे हो? मोर रिसेंटली, पानी को धक्का देने के लिए, ठीक है। मोर रिसेंटली, बहुत ही हालिया जमाने में, विंड पावर इज यूज्ड टू टर्न विंड टरबाइन। जो विंड पावर है वो विंड टरबाइन को टर्न करने के लिए, घुमाने के लिए क्या की जा रही है? इस्तेमाल की जा रही है, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाया गया। When many wind machines are grouped together on the wind, सुन रहे हो? Wind farm, they can generate enough power to operate a power plant. वो इतनी तवानाई पैदा कर सकती हैं to operate a power plant, क्या करने के लिए? एक पावर प्लांट को चलाने के लिए। इन द यूनाइटेड स्टेट्स, किसमें? अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स है ना, तो सम विंड फार्म्स, कुछ विंड के जो फार्म्स हैं, जनरेट मोर देन 1300 कितना मेगावाट, 1300 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक दिन में पैदा करते। 13 को 10 रेज़्ड टू पावर 6, सोचो कितनी एनर्जी पैदा करते हैं एक दिन। इन यूरोप, इसमें यूरोप में मैनी विंड फार्म्स रूटीनली क्या करते हैं? उनकी रूटीन है, उनका मामूल है, मामूल के मुताबिक जनरेट 100 मेगावाट्स और मोर इलेक्ट्रिसिटी डे। वो सैकड़ों मेगावाट एनर्जी जो है वो, या उससे भी ज्यादा एनर्जी एक दिन में पैदा कर रहे हैं। इसलिए तो वहां बिजली नहीं जाती। और हम क्या कर रहे हैं? हम इन चीजों पर, जो हमारे बच्चे ही इन चीजों पर काम नहीं करवा रहे, हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों को अगर इन चीजों पर काम कहते हैं सर जी खर्चा बहुत है, कुछ सीखोगे तो खर्चा कट होएगा ना। चले आगे, जियो थर्मल एनर्जी जी। अब ये क्या है? इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों, जैसा कि जापान है, द अर्थ प्रोवाइड अस हॉट वाटर, जमीन से क्या निकलता है? शदीद गर्म पानी, तत्ता पानी है नहीं कश्मीर साइड में, जमीन से खोलता हुआ पानी नहीं निकलता, बोलते नहीं। ये क्या है? कहते कितना गर्म होता है? लोग वहां अंडे बॉयल कर रहे हैं, गर्म ठंडा बॉयल हो जाता। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ, देखा वो कभी तत्ता पानी किसी ने? नहीं गए तो क्या हुआ? मैंने सुना कि वहां पे जो पत्थर है वो भी पानी से बहुत हीट गर्म होते हैं, और वो लोग वहां पे जाकर लेटते हैं और उनकी बहुत सारी दर्दें भी जिस्म की ठीक हो जाती हैं। इतना ज्यादा गर्म। मेरे स्टूडेंट्स जो कश्मीर में रहते हैं उन्होंने मुझे बताया था कि सर वहां पे अगर तो आप अंडा भी पानी में फेंकेंगे तो बॉयल हो जाए। अच्छा, बट मैं खुद नहीं किया, मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने जो बताया मैं वो बता रहा हूँ। तो जनाब, बातों की बात, सबसे बड़ी बात ये है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, गौर से सुने, कि इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द अर्थ प्रोवाइड्स हॉट वाटर, जमीन में गर्म, सही दबा के गर्म पानी जो है, जैसे भाप निकलता हुआ पानी जो है वो जमीन से निकलता है। वाटर फ्रॉम द गीजर्स, गीजर्स क्या कहते हैं? चिश्मे, जहां से, ये वो गीजर नहीं है जो, ये वो गीजर्स है जहां जमीन से खुद ब खुद पानी निकल रहा, पहाड़ों पे निकलता नहीं निकलता ना, तो गीजर्स, तो जमीन हमें मुहैया करती है गर्म पानी के चश्मे। हॉट स्प्रिंग्स, ये भी चश्मे होते हैं। तो देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट, आप सुन रहे हो? देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट, ठीक है, बहुत ही गर्म पिघला हुआ हिस्सा मौजूद है डीप इन द अर्थ, जमीन में बहुत नीचे, कॉल्ड मैग्मा, जैसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। नहीं समझा? जमीन के 3 हिस्से ना, क्रस्ट है, कोर है, नहीं समझा? मेंटल है और कोर है। कोर में पिघली हुई चट्टानें हैं। माशरती उलूम तो पढ़ी, सोशल स्टडीज 8th क्लास, पता नहीं क्या करते हो। आगे चलूं तो जो जमीन का कोर है वो पिघली हुई चट्टानें हैं। तो देयर इज अ हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा, वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा। अब वो पानी जो किसके करीब है? वो लावे के करीब है, जैसे टच होगा वो तो स्टीम बन जाए। तो क्या किया जाता है? जमीन में सुराख किया जाता है। क्या किया जाता है? बहुत गहरा सुराख किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा सुराख किया जाता है, एक सुराख से पानी को अंदर पंप किया जाता है, ये पानी अंदर जाता है। ये चट्टानें जो है ये तो बहुत गर्म हो चुकी होती है लावे की वजह से, पानी भी बहुत गर्म हो चुका है। जैसे पानी करीब जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो, ये रास्ता देख रहे हो, ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? भाप में। जैसे आप यहां से पानी को पुश करते हो ना,
तो यहां से क्या निकलती है? भाप। और जैसे प्रेशर कुकर के अंदर से भाप नहीं निकलती, उस अंदाज में भाप निकलती है। और उस भाप के आगे क्या लगा होता है? टरबाइन, पंखा, वो घूमता है। और उसके साथ क्या लगा होता है? जनरेटर, वो घूमता है। और उससे क्या पैदा होती है? बोलो, बिजली पैदा होती है। बाकी बिजली पैदा होती है। आगे चले? नहीं चलना? चलो फिर। तो क्या? देयर इज हॉट मोल्टन पार्ट डीप इन द अर्थ कॉल्ड मैग्मा, जिसको मैग्मा कहा जाता है, लावा। वाटर रीचिंग क्लोज टू द मैग्मा, पानी जो मैग्मा के करीब पहुंच जाता है, चेंजेस टू स्टीम, किसमें चेंज हो जाएगा? भाप में, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ऑफ मैग्मा। दिस एनर्जी इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। यहां से शुरू करना, जियोथर्मल एनर्जी, तो ये पहला पैराग्राफ, ठीक है। अब क्या करते हैं ये आपको बता रहे हैं। पहला पैराग्राफ तो समझ आ ही गया होगा, वर्किंग प्रिंसिपल। जियोथर्मल वेल कैन बी बिल्ट। जो जियोथर्मल के कुएं हैं, ये कुआं है, जैसे आप बोरिंग नहीं करते आजकल, छोटी सी ट्यूब होती है, तो ये वो भी एक वेल होता है, लेकिन बहुत छोटा सा कुआं। तो जियोथर्मल वेल्स कैन बी बिल्ट, बनाए जा सकते हैं बाय ड्रिलिंग डीप, क्या कर सुराख कर बोर कर डीप, बहुत गहरा, नियर द हॉट रॉक्स, गर्म चट्टानों के पास, एट प्लेसेस, किन पर? जगहों पर, वेयर मैग्मा इज नॉट वेरी डीप, जहां पे मैग्मा बहुत नीचे नहीं होता, थोड़ा ऊपर होता है, ठीक है। वाटर इज देन पुश्ड, फिर पानी को क्या किया जाता है? धक्का दिया जाता है डाउन, नीचे की तरफ, इन द वेल, कुएं में, ठीक है। द रॉक क्विकली हीट द वाटर, जो चट्टानें होती है ना, गर्म चट्टानें, वो पानी को बहुत जल्दी गर्म कर देती है, एंड चेंज इट इनटू द स्टीम। पानी ऊपर से नीचे जाता है और भाप बन के बाहर आ जाता है, इतनी देर लगती है बस, और कुछ भी नहीं। तो द रॉक्स क्विकली हीट द वाटर, कुछ चट्टानें पानी को बहुत जल्दी गर्म कर देती है और स्टीम बना देती है। इट एक्सपैंड्स, पानी क्या करता है? फैलता है, तो प्रेशर से बाहर आएगा ना, फिर जब स्टीम बनेगा तो फैलेगा। यहां से तो आपने बाहर नहीं आने देना, तो किधर से आएगा? फिर दूसरे सुराख से बाहर आएगा। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे? तो जनाब ये कह रहे हैं कि पानी स्टीम भरकर एक्सपैंड करता है, फैलता है और मूव अप, और ऊपर की सीम को भागता है, द सरफेस, द स्टीम, ठीक है। द स्टीम कैन बी पाइप्ड डायरेक्टली इनटू द हाउसेस। उस स्टीम को आप अपने घरों में भी सीधा लेके जा सकते हैं, और घरों में उसकी वायरिंग कर लें, उससे आप गर्म रहेंगे, ठीक है। एंड ऑफिस, और अपने ऑफिस में, अपने दफातर में, फॉर हीटिंग पर्पस, गर्म करने के लिए। एंड इट कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और आप उससे टरबाइन चला के बिजली पैदा लो। जनाब एनर्जी फ्रॉम बायोमास, क्या किया जाता है? जिन लोगों ने गायें रखी होती हैं, उनका गोबर इकट्ठा करके जमीन में एक गहरा, तुझे अच्छी क्यों आई है? मेरे तेरे कैंसी आई है? गाय में क्यों इतने रखी हुई है? तू पछता रहा है कि हम क्यों नहीं करते? इसको हंसी आ रही। अल्लाहु अकबर। चल यार इधर देख, चल माजरत करते, मैंने पहले नहीं बताया, तो अब तू कर लेना। क्या करना था? जमीन पे खड़ा खोदना, वो कह रहा था जैसे कुआं नहीं होता, कुएं की तरह, फिर उसको ऊपर उसको एयर टाइट करना है। क्या करना? हर रोज का गोबर पकड़ना, ढक्कन उठा के अंदर डालना, और ऊपर से ढक्कन कैसे, जैसे प्रेशर कुकर को बंद नहीं करते तुम, वैसे उसको ऊपर से बंद कर देता, एयर टाइट, और एक पाइप लगा देना, बस जो हवा बाहर आए उस पाइप से आए। तो बेटा वो जो गोबर है ना, वो जब गलता सड़ता है तो उससे क्या पैदा होती है? मीथेन, CH4, वो तो नेचुरल गैस है। आप उसको चूल्हे के साथ जोड़े, तीली लगाए और रोटियां पकाए, सालन बनाए। नहीं समझ आया? पानी गर्म करें, नहीं समझ आया? समझते नहीं है। क्लियर हो गया? तो गोबर से नेचुरल गैस पैदा की जाती है। गोबर गलता सड़ता है ना, तो उससे कौन सी गैस पैदा होती है? CH4 गैस। तो इसे कहते हैं बायोमास। बायोमास क्या? गोबर, ठीक है, कचरा बचरा। ज्यादातर गोबर होता है गाय का गोबर, ठीक है। तो मुझे नहीं पता आपको वैसे हंसी की बात है, तो ये तो अच्छी चीज है ना आपके लिए, आपने तो भैंसे रखी है मेरे ख्याल में। तो बायोमास इस प्लांट, जो बायोमास, ये डेफिनेशन है बायोमास, ये प्लांट या एनिमल्स का वेस्ट होता है दैट कैन बी बर्न्ड एज फ्यूल, जिसको आप बतौर ईंधन पे जलाते हैं,
गोबर को सुखा कर नहीं जलाते आप लोग, उपले बनाकर। वो तुम तो गांव के रहने वाले हो, तू गांव का बंदा ज्यादा आंसर है, एक गांव का बंदा ज्यादा आंसर है। और जो बच्चे जो गांव के नहीं है वो ज्यादा गौर से सुन रहे हैं, अच्छा इस तरह भी होता है। इसी वजह से तुम लोग फायदा नहीं उठाते उन चीजों से। सुन रहा है या उठाते हो? बनाया हुआ तुमने? नहीं बनाया हुआ, तो बना लो, फिर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका। तो बायोमास की डेफिनेशन है प्लांट और एनिमल वेस्ट दैट कैन बी बर्न्ड एज फ्यूल आर कॉल्ड बायोमास। अदर फॉर्म ऑफ बायोमास आर गार्बेज। जो दूसरी शक्लें हैं किसकी बायोमास की, वो क्या है? गार्बेज, कूड़ा, फॉर्म वेस्ट, जो फॉर्म्स का वेस्ट निकलता है, शुगर का। अब जो आप नहीं गन्ने का जूस पीते हो, तो वो गन्ने की जो मशीन है उसके अंदर वो गन्ना देता है और दूसरी साइड से क्या निकलता है? उसका चूरा निकलता है ना, छिलका। वो जो छिलका होता है उसको शुगर कैन का क्या कहूं, वो वेस्ट जो है, शुगर कैन वेस्ट एंड अदर प्लांट्स। और दूसरे प्लांट्स का जो वेस्ट है, अब उस चूरे को भी अगर आप इसमें फेंक दें और ऊपर से ढक्कन बंद कर दें, जब वो गले सड़ेगा तो इससे क्या पैदा होगी? मीथेन गैस। क्लियर हो गया? दीज वेस्ट आर यूज्ड टू रन द पावर प्लांट्स। इन वेस्ट को जलाकर, आपको पता है शुगर मिल्स अपनी बिजली खुद पैदा करती हैं। क्यों? वहां पे गन्ना आता है ना, गन्ने से वो जूस निकाल लेते हैं, पीछे गन्ने का क्या बच जाता है? पोखट, छिलका। उस छिलके को साड़ कर, कभी गांव में जो वो गुड़ बनाते हैं तो क्या करते हैं? गन्ने से जूस निकालते हैं और जो चूरा बचता है उसको सुखा लेते हैं, और सुखाकर उसी चूरे को कहां जला रहे होते हैं? कड़ा के नीचे, और उसी से उस जूस को गर्म करके गुड़ बनाते हैं। समझ आ नहीं यार? तो ये जो आपका बायोमास, आप इसको डायरेक्टली जलाकर पानी गर्म करके उससे स्टीम बनाए और उससे बिजली पैदा करें। तो दीज वेस्ट आर यूज्ड टू रन द पावर प्लांट्स। मैनी इंडस्ट्रीज दैट यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे जो आपके कारखाने हैं और वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जंगलात से बनी हुई अशिया, जैसे लकड़ी है, वो क्या करते हैं? जंगलात को यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे लकड़ी का कारखाना है, वो कारखाने जो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, गेट हाफ ऑफ देयर इलेक्ट्रिसिटी, वो अपनी आधी बिजली हासिल करते हैं किससे? बाय बर्निंग बार्क। क्या करके? जलाकर। किसको? बार्क, दरख्त के ऊपर छाल होती है ना, उसको साड़ कर, एंड अदर वुड वेस्ट, और बहुत सारी दूसरे लकड़ी के वेस्ट को, कचरे को। बायोमास कैन सर्व एज, जो बायोमास है वो इस्तेमाल हो सकता है एज एन अदर एनर्जी सोर्स, उसको बतौर एक दूसरे एनर्जी के जरिए का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम्स आर देयर इन इट्स यूज। लेकिन उसके इस्तेमाल में क्या है? मसाइल है। इससे पोल्यूशन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? पोल्यूशन पैदा होता है। व्हेन एनिमल्स डंक, डंक का मतलब गोबर, जब जानवरों का फुजला, डेड प्लांट्स, मरे हुए पौधे, एंड डेड एनिमल्स, और मरे हुए जानवर, डिकम्पोज, वो गलते सड़ते हैं, they give off a mixture of methane and carbon dioxide। तो उनसे क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो आप डायरेक्टली जला लें, पाइप लगाएं और यूज करें। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय बर्निंग मीथेन। आप मीथेन को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो ये बच्चे वो वेल है जिसके अंदर वो गोबर फेंकते हैं और उससे बिजली, उससे मीथेन गैस हासिल करके उसको जलाते हैं और अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं। जनाब, एनर्जी रिसोर्सेस पहले पढ़ा जी, सड़ जाएगा सारा कुछ, धमाका होगा। नहीं होगा धमाका, क्यों? अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। हाँ, गोबर, हाँ, ढक्कन खोलो तो सारी गैस बाहर निकल जाएगी। छू कर, जैसे तू सिलेंडर का ढक्कन खोलता है ना, तो क्या होती है? गैस छू करके बाहर आती है, नहीं आती? ऐसे सारी गैस लीक हो जाएगी और कुआं खाली हो जाएगा। ठीक है हजरत, अब हम चले आगे। नहीं चलना तो बोलो ना। नहीं, ये गोबर है ना, इससे गैस बनी हुई होती है। आस्ता आस्ता जब आपने गोबर डाला होता है ना, वो गैस खत्म हो जाती है। फिर वो गोबर निकाल कर उसे फसलों में डाल दिया जाता है। नहीं समझ आया?
और नाक को बढ़ा दिया जाता है, फिर उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे चलते। मास एनर्जी इक्वेशन जिसका झगड़ा पहले दिन से फिजिक्स में सुन रहे हो? तो आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द इंटरकन्वर्जन ऑफ मैटर एंड, आइंस्टाइन ने पेशन को की कि मैटर और एनर्जी को एक दूसरे में बदला। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक जी, ए लॉस इन द मास, इसमें जो वजन में कमी आती है ऑफ ए बॉडी, एक जिस्म के, प्रोवाइड द लॉट ऑफ एनर्जी, तो बहुत सारी एनर्जी है। दिस हैपेंस इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, ये कब होगा? जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। समझ आया नहीं यार? कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। यूरेनियम टूटता है ना, उससे बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, नहीं बनते? बनते हैं। आइंस्टाइन ने जब उन 2 एटमों, बेरियम और क्रिप्टॉन, और 3 न्यूट्रॉन्स का मास निकाला, तो वो यूरेनियम 92 मास नंबर 235 के मास से क्या आया? थोड़ा सा कम आया। क्या है? कम आया। वो मास कितना गया? हालांकि न्यूट्रॉन उतने ही थे, प्रोटॉन उतने ही थे, लेकिन उनका मास क्या आ रहा था? उससे कम आ रहा था। इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं? अब उसने कहा ये मास किधर गया? तो फिर उसको ख्याल आया, हो सकता है कि जो एनर्जी मिल रही है वो उस मास की वजह से मिल रही हो। एटॉमिक बम में यही कुछ होता है कि वो जो मास की कमी आती है ना, वो किस में चेंज हो जाती है? किस में चेंज हो जाती है? एनर्जी। द रिलेशन बिटवीन मास m and energy E is given by Einstein's mass energy equation. जो रिलेशन है इसमें एनर्जी और मास में, वो ये इक्वेशन है, E equals mc। अगर आपके पास मास m हो और आप उसे किससे मूव करें? स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाएं या स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाएं, तो क्या बन जाएगा? लाइट बन जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। समझ आया? तो here c is the speed of light, m is the mass and E is the energy। और स्पीड ऑफ लाइट क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। सुनो रुको। जमीन के गिर्द 7 चक्कर कितने सेकंड्स में? कितने सेकंड्स में? ये रोशनी 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, और अगर जमीन के 1 सेकंड में कितने चक्कर काटे ना, तो ये स्पीड मिलती है, ये स्पीड चलती है। The above equation shows that tremendous amount of energy can be obtained। ये इक्वेशन आपको कह रही है कि बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है फ्रॉम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर, मात्रा की थोड़ी सी मिकदार से। इट अपीयर्स दैट मैटर इज हाईली, यहां से ये बात सामने आती है, द मैटर, जो मादा, ये टेबल नजर आ रहा, ये मादा जो है इज हाईली कंसंट्रेटेड, ये बहुत ही ज्यादा मरकूज। जैसे पानी में मीठा गाढ़ा हो जाए ना, गाढ़ा मीठा कहते हैं ना, पानी इसमें मीठा ज्यादा डाला गया, तो ये जो आपका मैटर है ये जमी हुई एनर्जी, ये एनर्जी की बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म, बहुत सारी एनर्जी इसमें इकट्ठी होकर जम गई। क्लियर? ठीक है? तो ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी हासिल करने का जो अमल है, सुन रहे हो, इज बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन पर बेस्ड। अब याद रखना, सुन रहे हो, द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, जो ये अमल है, ये जो अमल है ये रूनमा हो रहा है ऑन द सन एंड स्टार्स। सूरज भी एक तारा है, ये जल रहा है। तारे ठंडे नहीं होते, मैं तारे पे जाऊंगा कितना मजा आएगा, बेटा जी वो आग का गोला है, समझो। तो सन एंड स्टार्स जितने भी हैं उन पर ये अमल रूनमा हो रहा है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सुन रहे हो? लास्ट पिछले लाखों सालों से ओनली ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी,
सूरज की एनर्जी की बहुत कम मिकदार वही चीज द अर्थ को जमीन तक पहुंचती है और फिर भी आपसे धूप में नहीं बैठा जाता, धूप में। और अगर सारी आ जाए तो रोज मान जाए, रोज भी पता नहीं किधर जाएगा। दिस इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन्स एनर्जी। ये सूरज की एनर्जी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, सुन रहे हो? दिस वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सन एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। और ये थोड़ी सी एनर्जी जमीन पर जिंदगी का की जिम्मेदार है। जनाब ये आपकी ब्लॉक डायग्राम सुन रहे हो? इसमें फोसिल फ्यूल से बिजली कैसे पैदा होती है, तो आप बना सकते हैं नहीं बना सकते? देखें जी, फोसिल फ्यूल्स क्या है? CH4, उसके अंदर होते हैं केमिकल बॉन्ड्स। जब वो टूटेंगे एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? तो ये क्या कह रहा है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फोसिल फ्यूल्स। ये बतौर किसके होती है? इनपुट। फोसिल फ्यूल्स आप देंगे ना, तो ये इनपुट केमिकल बॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना फोसिल फ्यूल्स की, वो इनपुट एनर्जी। आपने क्या किया? बर्न किया, हो गया हीट एनर्जी। बॉन्ड्स टूटे, हीट मिली, इट यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन ए बॉयलर। उससे क्या पैदा होती है? स्टीम पैदा होती है। समझ आया नहीं है? अब वो स्टीम क्या करेगी? टरबाइन के पंखे को घुमाएगी। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर होता है ना, जैसे प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर से स्टीम निकलती है, तो प्रेशर से जो स्टीम निकल रही होती है उसकी सारी एनर्जी कौन सी एनर्जी? दबी हुई स्टीम होती है, दबी हुई। खिंचा हुआ दबा हुआ स्प्रिंग कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टीम इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन। यही हो गया। अब टरबाइन अगर किसको घुमाएगी? टरबाइन की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको जनरेटर किसमें चेंज कर देगा? ट्रांसफरिंग मैकेनिकल एनर्जी। ट्रांसफरिंग, अब मैकेनिकल एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी किसको? जनरेटर को। मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन इज यूज्ड टू रन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ट्रांसफर हो गई इलेक्ट्रिकल जनरेटर को धुर्रा लगाकर। अब वो क्या करेगा? ये मैकेनिकल एनर्जी की इनटू किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर घूमकर क्या करता है? बिजली बना देता है। तो वो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी। आउटपुट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इनपुट क्या आता है? केमिकल एनर्जी। फोसिल फ्यूल से जब आप बिजली पैदा करते हैं तो केमिकल एनर्जी देते हैं, फिर वो किसमें चेंज होती है? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी किसमें? पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉयलर। वो एनर्जी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी पे किसको घुमाती है? जनरेटर को। याद रहेगा, सबसे पहले केमिकल, फिर हीट, फिर पोटेंशियल। ठीक है। एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज्ड टू टर्न द टरबाइन। टरबाइन की एनर्जी ट्रांसफर होगी किसको? जनरेटर को, और जनरेटर से कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि आउटपुट एनर्जी है। ये है ब्लॉक डायग्राम। अब बना सकते हो या नहीं बना सकते, साथ साथ ये नीचे लिखते जाना बस। इसको 5 दफा अगर तुम बना लो तो मैं कभी नहीं भूला। पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी, जो काइनेटिक होगी। सुन रहे हो? हीट एनर्जी इसको हीट करेगी, स्टीम बनेगी। पोटेंशियल एनर्जी किसमें चलेगी? काइनेटिक में। काइनेटिक एनर्जी किधर जाएगी? जनरेटर को घुमाएगी, जनरेटर बिजली बनाएगी। ये कहां पे हो रहा? बॉयलर। ये कहां पे हो रहा? टरबाइन। ये जनरेटर, और ये बिजली मिल रही है। समझ आया? और ये कहां पे? बर्नर पे हो रहा है, बर्निंग यूनिट। समझ आया? नहीं समझे? We are using electricity in our houses, offices, schools, business centers, factories, and in the farms. ठीक है? We have different ways of generating electricity. में बड़े मुख्तलिफ किस्म के तरीके बिजली पैदा करने के। Most of the electricity is obtained using the fossil fuels such as oil. ज्यादातर बिजली जो है वो फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करके हासिल की जाती है, जैसा कि तेल है, मतलब पेट्रोल है, गैस एंड कोल। सुन रहे हो? अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। वही जुमला जो आपने पढ़ा था, आपको याद हो कि नहीं याद हो? तो ले जी, ये यहां से काम शुरू हो गया। फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड इन द थर्मल पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस। अब जब मुख्तलिफ एनर्जी के कन्वर्जन के बदलाव के अमल हैं इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मुश्तमिल है, जो कि शामिल है बिजली पैदा करने में, फ्रॉम कोल आर डिस्क्राइब इन द ब्लॉक डायग्राम शोन बिलो। मैं उन्होंने सारा कुछ नीचे
ब्लॉक डायग्राम में आपको दिखा दिया। ठीक है, आपने भी वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस इन्वॉल्व, आपसे सवाल ये होगा कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, आप द वेरियस प्रोसेसेस या वेरियस एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल और फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। तो आपने बस ये हेडिंग देनी है और नीचे शुरू हो जाना। प्रॉब्लम फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। अभी एक होता है एनर्जी कन्वर्टर, आप एनर्जी सेवर को क्या दे रहे हो, बिजली, और वो क्या दे रहा है आपको, लाइट। तो ये एनर्जी कन्वर्टर एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में चेंज कर रहा है। सुन रहे हो, आप पंखे को देते हो क्या, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो आगे से घूमता है, वो क्या करता है, बिजली को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। तो वो डिवाइसेस जो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देती हैं, वो कहलाती हैं एनर्जी कन्वर्टर्स। इन एनी एनर्जी कन्वर्टर ए पार्ट ऑफ द एनर्जी टेकन अप, एनर्जी की वो एनर्जी का एक हिस्सा जो कि, सुन रहे हो, इज टेकन अप बाय द सिस्टम एंड इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल। सुन लो, ए पार्ट ऑफ एनर्जी टेकन अप या टेकन बाय द सिस्टम। अब आपने क्या किया, बिजली दे रहे हो एनर्जी सेवर को, एनर्जी सेवर सारी बिजली को रोशनी में चेंज, उसका कुछ हिस्सा किसमें जा रहा है, हीट एनर्जी जाया हो रहा है, इसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। क्लियर हुआ, आवाज भी पैदा हो रही है, साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है, फ्रिक्शन के लॉसेस हैं, समझ आया नहीं यार। तो ये वो कह रहा है कि ए पार्ट ऑफ द एनर्जी टेकन बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो एनर्जी आप सिस्टम को देते हैं उसका एक हिस्सा आपके काम में आपको रोशनी दे देगा, एक हिस्सा, बाकी किधर जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, दैट इज नॉइज, इनटू द एनवायरनमेंट। इस बात को याद रखना। इन एनी एनर्जी कन्वर्टर ए पार्ट ऑफ द इनपुट एनर्जी, अब ये कहें, ए पार्ट ऑफ द इनपुट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वो आपके फायदेमंद काम में लगता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड नॉइज, दैट इज साउंड। ठीक है, इनटू द एक हिस्सा जाया होता है उसका, आपके यूजफुल वर्क में नहीं लगता। एनर्जी फ्लो डायग्राम गिवन बिलो shows the energy taken up by any energy converter to transform it into the other forms of energy। क्लियर हो गया, एनर्जी कन्वर्टर की डायग्राम भी आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल लैंप, क्या बेटा जी बात गौर से सुनना, सुन रहे हो, पता नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन रहे, मुझे तो नहीं लगता सुन रहे हो या सुन हो गए हो। हाँ सुन बैठ, ये देख रहे हो, जो इलेक्ट्रिकल लैंप है उसको आपने इनपुट एनर्जी का दी, यही करें, एन इनकैंडिसेंट लैंप यूजेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट। देख रहे हो, ये इनपुट एनर्जी है, ब्लॉक डायग्राम, उसका एक हिस्सा एन इलेक्ट्रिकल लैंप प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी आउटपुट, दूसरा एन इलेक्ट्रिकल लैंप प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी आउटपुट। आपका यूजफुल वर्क क्या है, आपको तो रोशनी चाहिए थी, तो ये वेस्ट हो गई और ये आपका काम में लग गई। अब एनर्जी सेवर कौन है, एनर्जी सेवर ये भी कन्वर्टर है। एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लैंप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट है, एनर्जी सेवर लैंप प्रोड्यूसेस लाइट एनर्जी आउटपुट, हीट बहुत कम पैदा करता है, तो इसके अंदर लॉसेस बहुत कम है। सुन रहे हो। अब जनाब व्हीकल रनिंग विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन ए लेवल रोड, ये उसका इंजन जो है उसको आप क्या देते हो, फ्यूल देते हो, केमिकल एनर्जी इनपुट। सुन रहे हो, फ्यूल इन द कार इज ए सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी जो कि इनपुट है। उसमें से क्या होगा, देखिए तीन एनर्जीज बन रही। पहला, इग्निशन ऑफ फ्यूल कॉजेज हीट एनर्जी आउटपुट, हीट मिलती है इग्निशन से, इग्निशन जलना, बोलो। उसके बाद इग्निशन ऑफ फ्यूल इन द, सुन रहे हो, पिस्टन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी। अब जब पेट्रोल चलता है ना तो वो पिस्टन को कहां पुश करता है, ऊपर को पुश करता है, किधर को, एक सिलेंडर होता है इस तरह का, बताना इसके अंदर क्या होता है, एक पिस्टन,
उसके ऊपर एक रॉड होती है। यहां पे क्या होता है आपका फ्यूल, पेट्रोल प्लस एयर, हवा भी होती है यहां से इसको चिंगारी मिलती है। क्या मिलती है? तो ये धमाके से सड़ता है अंदर, ठीक है। और जब धमाका होता है तो क्या करता है, इस पिस्टन को ऊपर को पुश करता है। समझ आया? ये पिस्टन जुड़ा होता है शाफ्ट के साथ, तो ये जैसे ही ऊपर जाता है तो शाफ्ट को घुमाता है, शाफ्ट को घुमाता है। समझ आया? और वो शाफ्ट आगे किसको घुमाती है? व्हील को, टायर को घुमाती है। मेरी बात समझे हो? ये नहीं समझे तो ये कह रहे हैं कि इग्निशन से फ्यूल की हीट एनर्जी मिलेगी, यहां से नहीं मिलेगी, टेम्परेचर राइज होगा। दूसरा क्या होता है, पिस्टन, इग्निशन ऑफ फ्यूल इन द पिस्टन प्रोड्यूसेस काइनेटिक एनर्जी, कि पिस्टन ऊपर को मूव करेगा। इग्निशन ऑफ फ्यूल कॉजेस साउंड एनर्जी, इंजन से आवाज आती है नहीं आती, जिसे नॉइज एनर्जी, हीट भी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी तो पिस्टन भी मिलेगी और शोर भी मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद ये जो आपके पिस्टन की मूवमेंट होती है ये आपके यूजफुल वर्क में जाती है, वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट और द व्हील। ठीक है, तो दो तो आपके काम की नहीं, ये आपके काम की है। समझ आ गया? उसके बाद जी पावर स्टेशन में क्या, तो गौर से सुन क्या कह रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर्ड वाटर, ये डैम में हो रहा है, सुन रहे हो? नीचे आया, जब डैम से पानी बहता है तो काइनेटिक एनर्जी बनती है, काइनेटिक एनर्जी द फ्लोइंग वाटर। जब पानी बहता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है नहीं होती, हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन आउटपुट है। दूसरी बात, जो साउंड एनर्जी, पानी के बहने की आवाज भी होती है, उसमें भी जाया हो गई। फिर तीसरा क्या, वर्क डन इन रनिंग द टरबाइन, उसे टरबाइन भी, तो एक हिस्सा वो इंजन वाला हिसाब हुआ, पानी से नहीं, इंजन वाला हिसाब हुआ। पोटेंशियल एनर्जी द स्टोर्ड वाटर इनपुट है, उससे भी फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी, ये तो इधर भी है, जो पानी डैम में स्टोर कर रहे हैं, पानी बहते हुए वो फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा नहीं होगी, शोर पैदा नहीं होगा, ये दोनों एनर्जी तब भी पैदा होगी। फिर पानी मूव करेगा तो ये एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी द वाटर, और वो एनर्जी टरबाइन को घुमाती है। फिर टरबाइन क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब जो आपका जनरेटर है, क्या जब वो रोटेट करता है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट नहीं बनती, क्या साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, साउंड एनर्जी भी मिलती है। हर प्रोसेस में देखो दो एनर्जीज लाजमी मिल रही है। प्रॉब्लम तो पावर स्टेशन के बारे में भी आपको एनर्जी कन्वर्टर है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? इन्हें समझ आ गया करके चारों